नमस्कार दोस्तों। कभी सोचा है कि इंसान की किस्मत कितनी अजीब होती है? विज्ञान की रफ्तार में छिपे खतरों को नजरअंदाज करना कितना भारी पड़ सकता है? जब हम हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम विस्फोटों के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में हजारों लोगों की मौत का ख्याल आता है। लेकिन सोचिए, उन लोगों का क्या हुआ जो बच गए? क्या उनका जीवन वाकई में बच गया था? ये सोचने वाली बात है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपको इस सवाल का जवाब देगी। यह कहानी है जापान के टोकाईमुरा में 1999 में हुए न्यूक्लियर हादसे की, जो न सिर्फ जापान बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी बन गई थी। यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी, क्योंकि यह कहानी है जापान के मोस्ट रेडियो एक्टिव मैन की, यानी हिसाशी औची की। एक आदमी जिसने रेडिएशन की इतनी भयानक मार झेली कि उसके शरीर में 17 लाख एक्सरे का प्रभाव पड़ गया। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। आज हम उसी रेडिएशन के असर के बारे में बात करेंगे जिसने हिसाशी औची को मोस्ट रेडियो एक्टिव मैन बना दिया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके हमसे पूरी तरह से जुड़ जाएं। तो चलिए बात करते हैं उस खतरनाक घटना पर जो विज्ञान की भूल का परिणाम थी। यह कहानी शुरू होती है एक छोटे से प्लांट से, जहां जेसीओ कंपनी, जो जापान की न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई कंपनी है, काम कर रही थी। यह कंपनी फ्यूल तैयार कर रही थी जिसका प्रयोग एक एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर में होना था। इस प्रक्रिया में हुई एक छोटी सी चूक ने एक बड़े हादसे का रूप ले लिया। एक सुबह जब सब कुछ सामान्य लग रहा था, अचानक से एक तेज नीली रोशनी ने पूरे प्लांट को अपनी चपेट में ले लिया। यह नीली रोशनी थी न्यूक्लियर चेन रिएक्शन की, जो कि सुरक्षा नियमों की अनदेखी और प्रक्रिया में हुई गलतियों के कारण हुआ। अब सवाल उठता है कि यह हादसा कैसे हुआ? असल में प्लांट में काम कर रहे कर्मचारियों को सही प्रशिक्षण और सुरक्षा उपकरण नहीं दिए गए थे। इस चूक का परिणाम था कि एक छोटा सा चेन रिएक्शन एक बड़े संकट में बदल गया। उस दिन जब मानव की भूल और सुरक्षा मानकों की अनदेखी ने एक अनियंत्रित न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को जन्म दिया। यह घटना लगभग 20 घंटे तक चली और इसके परिणाम स्वरूप 3 कामगारों को अत्यधिक रेडिएशन झेलना पड़ा, जिसमें से 2 की मृत्यु हो गई। यह हादसा इंटरनेशनल न्यूक्लियर इवेंट स्केल पर लेवल 4 के रूप में वर्गीकृत किया गया, जो दिखाता है कि यह घटना काफी गंभीर थी, लेकिन इसके चलते कोई व्यापक रेडियोधर्मी प्रदूषण नहीं हुआ था। इस हादसे ने 3 कामगारों की जान ले ली, जिनमें से 2 की मृत्यु हो गई और एक, हिसाशी औची, 83 दिनों तक अस्पताल में जीवन और मौत से संघर्ष करता रहा। हिसाशी जिस न्यूक्लियर रिएक्टर में काम करता था वह टोकाईमुरा में स्थित था, जो टोक्यो से लगभग 150 किलोमीटर दूर और समुद्र के किनारे है। यहां रिसर्च इंस्टीट्यूट और ईंधन संवर्धन केंद्र भी थे। 1997 में टोकाईमुरा के रिएक्टर में एक विस्फोट हुआ, जिससे दर्जनों लोग न्यूक्लियर रेडिएशन की चपेट में आए, लेकिन मामला दबा दिया गया। इसके 2 साल बाद एक और घटना घटी। हिसाशी औची टोकाईमुरा के ईंधन संवर्धन केंद्र में काम कर रहा था। यूरेनियम को सीधे ईंधन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता, उसे पहले कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। यह प्रक्रिया लंबी और समय लेने वाली होती है। 1999 में टोकाईमुरा में अधिकारियों ने इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कुछ परीक्षण शुरू किए, जो असल में परीक्षण न होकर महज लीपापोती थे। वे बीच के कई चरणों को स्किप कर सीधे परिणाम पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। इस चक्कर में समय सीमा निकल गई। 28 सितंबर तक फ्यूल तैयार होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। इसके बाद अधिकारियों ने और भी शॉर्टकट तरीके अपनाने का फैसला किया। 30 सितंबर की सुबह 10 बजे थे। 3 लोग रिएक्टर में काम कर रहे थे। 34 साल का हिसाशी औची, 29 साल का मसाटो शिनोहारा और उनका सुपरवाइजर 54 साल का युटाका योकोकावा। हिसाशी और शिनोहारा एक टैंक में कुछ केमिकल मिला रहे थे, जबकि युटाका अपनी डेस्क पर बैठा था। केमिकल मिलाने के लिए ऑटोमेटिक पंप का उपयोग होता है और यह काम धीरे धीरे किया जाता है, लेकिन उस दिन जल्दबाजी में हिसाशी और उसके साथियों ने यह काम हाथ से करना शुरू कर दिया। जिस प्रक्रिया में 5 किलो केमिकल मिलाना था, उसमें उन्होंने 35 किलो केमिकल डाल दिया। बर्तन के आकार और केमिकल की मात्रा के कारण एक चेन रिएक्शन की शुरुआत हुई और करीब 10:30 बजे लैब में एक तेज नीली रोशनी फैल गई। यह रेडिएशन से निकलने वाली रोशनी थी। रेडिएशन इतना तेज था कि वहां लगे अलार्म बजने लगे। ये अलार्म इमरजेंसी के लिए लगाए गए थे, ताकि यदि कमरे में रेडिएशन का स्तर खतरे से ज्यादा हो तो लोग बाहर भाग सकें। हिसाशी और बाकी 2 लोग एक दूसरे कमरे की तरफ भागे
लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हिसाशी का चेहरा लाल था और वह उल्टियां कर रहा था। बाकी दोनों की हालत उससे बेहतर थी, लेकिन वे चक्कर खा रहे थे। तीनों को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों को अंदाजा था कि तीनों न्यूक्लियर रेडिएशन के शिकार हुए हैं, लेकिन कितना रेडिएशन, यह बात अभी साफ नहीं हुई थी। बाहर से देखने में हिसाशी और उसके साथी चंगे भले नजर आ रहे थे। उन्हें सिर दर्द और उल्टी की शिकायत थी। डॉक्टरों ने उन्हें दवा देकर इलाज शुरू कर दिया। अगले दिन उनका टेस्ट हुआ और जब टेस्ट का रिजल्ट सामने आया तो डॉक्टरों के होश उड़ गए। हिसाशी औंची के खून में एक भी व्हाइट ब्लड सेल नहीं था, यानी उसका इम्यून सिस्टम पूरी तरह नष्ट हो चुका था। डॉक्टरों ने पाया कि उसके क्रोमोसोम पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। क्रोमोसोम यानी इंसानी डीएनए का रॉ मटेरियल, क्रोमोसोम खत्म यानी डीएनए खत्म। डीएनए खत्म यानी शरीर नई कोशिकाएं नहीं बना सकता। इंसानी शरीर में हर वक्त पुरानी कोशिकाएं मरती रहती हैं और नई बनती रहती हैं। इसी से हम जिंदा रहते हैं, लेकिन हिसाशी के शरीर में यह प्रक्रिया पूरी तरह बंद पड़ चुकी थी। उसका शरीर नई कोशिकाएं नहीं बना पा रहा था। यह सब इसलिए हुआ था क्योंकि उसके शरीर ने 17 सीवर्ट रेडिएशन अपने अंदर सोख लिया था। सीवर्ट रेडिएशन की इकाई होती है। इंसानी शरीर में सेफ रेडिएशन लेवल माना जाता है जब एक साल में वह एक सीवर्ट के 1000वें हिस्से के बराबर रेडिएशन से एक्सपोज हो। आमतौर पर जब आप फ्रैक्चर होने पर हाथ या पैर का एक्स-रे कराते हैं तो आपका शरीर एक सीवर्ट के 1,00,000वें हिस्से के बराबर रेडिएशन सोखता है। हिसाशी की हालत यह थी कि मानो 1 मिनट में उस पर 17 लाख एक्स-रे किरणें एक साथ डाली गई हों। हिसाशी के अलावा बाकी 2 लोगों पर भी 10 सीवर्ट और 3 सीवर्ट रेडिएशन का असर हुआ था। 3 दिन बाद इस रेडिएशन का असर दिखाई देना शुरू हुआ और तीनों को तुरंत टोक्यो के एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया। हिसाशी की हालत सबसे नाजुक थी। जब तक उसे बड़े अस्पताल ले जाया गया, उसकी त्वचा गलनी शुरू हो गई थी। शरीर का पूरा लिक्विड बाहर रिस रहा था, जिसके कारण उसे पट्टियों में बांधकर रखा गया था। उसके शरीर में खून बनना बंद हो चुका था और दर्द के मारे वह तड़प रहा था। उसकी आंखें खून से सनी हुई थीं। डॉक्टरों ने अंदाजा लगा लिया था कि उसका बचना मुश्किल है। इसके बावजूद इलाज जारी रखा गया। यह एक तरीके का एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट था जिसके सफल होने की संभावना लगभग 0 थी। डॉक्टरों ने उसकी बहन के स्टेम सेल लेकर उसकी बॉडी में ट्रांसप्लांट किए। इसका शुरुआती असर भी देखने को मिला, लेकिन जल्द ही यह तरीका भी फेल हो गया क्योंकि उसका शरीर हद से ज्यादा रेडिएशन का शिकार हो चुका था। हिसाशी इतने दर्द में था कि उसने कई बार डॉक्टरों से इलाज रोक देने के लिए कहा। वह किसी भी तरह दर्द से निजात चाहता था। दुर्घटना के 59 दिन बाद एक दिन हिसाशी को हार्ट अटैक आया। ऐसे हालात में उसकी मौत निश्चित थी। डॉक्टर ने हिसाशी के परिवार से पूछा कि क्या ऐसी हालत में उन्हें हिसाशी को जिंदा रखने की कोशिश करनी चाहिए। परिवार को अभी भी उम्मीद थी, इसलिए उन्होंने डॉक्टर से कहा कि वे हिसाशी को बचाने की पूरी कोशिश करें। लिहाजा 3 बार हार्ट अटैक आने के बाद भी डॉक्टर हिसाशी को बचाने की कोशिश करते रहे। हर बार जब उसे होश में लाया जाता, वह एक ही बात कहता, मुझे मर जाने दो। हिसाशी की यह ख्वाहिश 21 दिसंबर को पूरी हुई। 83 दिन तक दर्द से तड़पने के बाद उसकी मौत हो गई। दोस्तों, टोकाईमुरा में जहां यह दुर्घटना हुई, करीब 3 लाख लोगों को घरों के अंदर बंद रहने को कहा गया। उन सभी का परीक्षण हुआ और किस्मत से किसी में भी रेडिएशन की मात्रा ज्यादा नहीं पाई गई। न्यूक्लियर रिएक्टर इसके बाद भी काम करता रहा। साल 2011 में जापान में आई सुनामी के बाद यह रिएक्टर पूरी तरह बंद हो गया। उसी साल फुकुशिमा न्यूक्लियर रिएक्टर भी सुनामी की चपेट में आया था, जिसके बाद लाखों लोगों को उस एरिया से बाहर निकालना पड़ा था। फुकुशिमा रिएक्टर से फैला रेडिएशन करोड़ों लीटर पानी में फैल गया था, जिसे ट्रीटमेंट करने के बाद साल 2023 में धीरे धीरे समुद्र में छोड़ा जा रहा है। अब सवाल उठता है कि यह कैसे हुआ। असल में सुरक्षा के नियमों की अनदेखी और गलत प्रक्रियाओं के कारण यह हादसा हुआ। प्लांट में काम कर रहे कर्मचारियों को यूरेनियम के साथ काम करने के लिए सही प्रशिक्षण और सुरक्षा उपकरण नहीं दिए गए थे। इस चूक का परिणाम था कि एक छोटा सा चेन रिएक्शन एक बड़े संकट में बदल गया। इस घटना के बाद जापान में न्यूक्लियर सेफ्टी के नियमों को और कड़ा कर दिया गया। लेकिन फिर भी यह सवाल बाकी रह गया कि क्या यह सब रोका जा सकता था अगर पहले से ही सुरक्षा पर ध्यान दिया जाता। दोस्तों, लोगों में विज्ञान की तरक्की के साथ साथ जिम्मेदारी का होना भी बहुत जरूरी है। इंसान का लालच और सुरक्षा नियमों की अनदेखी कभी कभी ऐसे हादसों को जन्म देती है जिससे इंसान का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। दोस्तों,
ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। हम सभी को मिलकर इस दिशा में काम करना होगा ताकि ऐसी भयानक घटनाएं न हो। क्या आप इस बारे में अपने विचार साझा करेंगे? हम सब मिलकर एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां विज्ञान का इस्तेमाल मानवता के लिए किया जाए, न कि उसका नुकसान। क्या हम ऊर्जा के अन्य साधनों की तलाश नहीं करनी चाहिए? क्या हमें परमाणु ऊर्जा के इस्तेमाल पर पुनर्विचार नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हां, अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ जो आपको ज्ञान और मनोरंजन दोनों का अनुभव कराएगी। तब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।